हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी रिसेंटली हमने मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट किया है। अगर अभी तक आपने वीडियोस वो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाइए चैनल पे और वो वीडियोस देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं इस तरीके की जो आपको एज इट इज एग्जामिनेशन में यूज होती हैं। इस बार भी अभी 2024 का जेई एडवांस रिसेंटली कंक्लूड हुआ है और उसमें से बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो हमने पढ़े थे एज इट इज मैट्रिक्स में हमें एग्जामिनेशन में भी देखने को मिले हैं, है ना। तो आपने अगर अभी तक मैट्रिक्स नहीं देखा है तो जाके वहां देख लीजिए चैनल पे। और भी बहुत सारे हमने जेई के कंटेंट ऑलरेडी डाल रखे हैं। अगर आपको किसी भी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आप चैनल पे जाके एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसको देख के आपको काफी हेल्प मिल जाएगा। तो मैट्रिक्स और जेई एडवांस की सीरीज में ही हम आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो है डिटर्मिनेंट। ऑल्दो ये रिलेटिवली छोटा चैप्टर है, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ना। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके कुछ एस्पेक्ट्स ही एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैट्रिक्स के क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन आ जाता है। और डिटर्मिनेंट का एक स्पेशल एप्लीकेशन हम देखेंगे जो लास्ट सेक्शन इस डिटर्मिनेंट में हम लोग पढ़ेंगे, वो बेसिकली सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। और लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता हमें तय करना है, जो कॉन्सेप्ट्स हमें सीखना है, उसको हम लोग थ्रू आउट इसमें सीखने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन तो फॉर श्योर जेई मेंस और जेई एडवांस में होता ही होता है हर साल, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर की। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली इज अ डिटर्मिनेंट। तो अगर आप डेफिनेशन देखें तो डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू दैट इज अ सर्टेन फंक्शन ऑफ द एंट्रीज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है। सो डिटर्मिनेंट हम लोग किसका निकालते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का। और ये वैल्यू खुद क्या होती है, ये स्केलर वैल्यू होती है, यानी इसकी एक फाइनाइट वैल्यू होगी एक डिटर्मिनेंट की। मैट्रिक्स में क्या होता था, मैट्रिक्स वाज जस्ट अबाउट अरेंजिंग नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट एक सर्टेन वैल्यू आपको देता है एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्केलर। किस तरीके का फंक्शन होता है तो ये हम थोड़ी देर में देखेंगे कि एग्जैक्टली हम मैट्रिक्स को किस तरीके से एक्सपैंड करके और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करके और उस डिटर्मिनेंट की किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। वैल्यू निकालने से पहले कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए और उसमें से सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आते हैं वो है को फैक्टर एंड माइनर, ठीक है। को फैक्टर और माइनर क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स को, यूजुअली किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग एक्सप्रेस करते थे कुछ इस तरीके से, ए आई जे एम क्रॉस एन। लेकिन सिंस डिटर्मिनेंट हम लोग हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं तो यहां पे ऑर्डर आपका हो जाएगा एन बाई एन, ठीक है। क्योंकि डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। तो जिस तरीके से हम यहाँ पे अगर इसको एक्सपैंड करते हैं इस मैट्रिक्स को भी, तो वो कुछ इस तरीके से, मान लीजिए 3x3 का एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 हो जाएगा, है ना। A31 A32 और A33। तो ये चीजें तो हम लोगों ने मैट्रिक्स में ऑलरेडी देखी हुई हैं। इसी का डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर मॉड ऑफ ए से भी। याद रखिए ये मॉड वो एब्सोल्यूट वैल्यू वाला मॉड नहीं है, तो इसको उससे कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। और इसको हम फिर इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33, ठीक है। ये चीज हम जानते हैं। ऑलराइट, चलिए आते हैं वापस हम माइनर पे और कोफैक्टर पे। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि माइनर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए कोई भी अगर हमें, मान लीजिए माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द माइनर डिटर्मिनेंट। माइनर भाई क्या होता है, एक माइनर डिटर्मिनेंट होता है। इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं, तो ऑब्टेन करते हैं बाय डिलीटिंग अ पर्टिकुलर रो और कॉलम इन विच द एलिमेंट लाइज। यानी हर एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग हम लोग माइनर डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
कि अगर मुझे A11 के करस्पॉन्डिंग अगर माइनर डिफाइन करना हो तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? तो जिस रो में A11 है वो रो कैंसिल, जिस कॉलम में A11 है वो कॉलम कैंसिल, और जो रिमेनिंग आपका जो माइनर डिटर्मिनेंट बचा वही हो जाता है आपका A11 का माइनर। तो A11 के माइनर को हम लोग M12 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा? तो ये रो गया, ये कॉलम गया, तो बचे एलिमेंट्स को हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, यानी कोई भी हमारे पास अगर Aij एलिमेंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग माइनर को हम लोग यूजुअली Mij से एक्सप्रेस करते हैं। और Mij मिलता कैसे है हमें? Mij हमें मिलता है obtained by deleting the ith row, ठीक है, ith row and jth column। ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? माइनर। इसको एक्सपैंड करना तो हमें आता है। 2/2 का डिटर्मिनेंट अगर हमें एक्सपैंड करना हो तो उसको निकालने का सिंपल तरीका है दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, तो ये आपका इसकी वैल्यू हो जाएगी A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। ठीक है, 2/2 का डिटर्मिनेंट हमें निकालना पहले से आता है, तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। सो दिस इज माइनर ऑफ 1 2। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको 2 3 का माइनर निकालना हो, 2 3 के माइनर को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये पूरा सेकेंड रो जाएगा और ये थर्ड कॉलम जाएगा। तो M23 अगर आप निकालोगे तो यहां पे जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट है उसमें आपके पास एलिमेंट होगा A11, A12, फिर A31 एंड A32। तो ये कहलाता है हमारा किसी भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग का माइनर। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये माइनर हमने डिफाइन कर लिया। अब डिफाइन करते हैं कोफैक्टर। देखिए, कोफैक्टर बिना माइनर के डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मैं कोफैक्टर को डिफाइन करूं तो इट इज रिलेटेड टू द माइनर। और रिलेशन क्या होता है? कोफैक्टर और माइनर किस तरीके से रिलेटेड होते हैं? तो भाई आपके पास Cij इज इक्वल टू हो जाता है -1 टू द पावर i प्लस j Mij। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर आप C11 निकाल रहे हो, ठीक है, C11 निकाल रहे हो यानी ये हो गया आपका कोफैक्टर। चलिए Cij पहले लिख लेते हैं। Cij इज बेसिकली कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij। ठीक है, Cij जो हो जाता है वो आपका कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij हो गया। ठीक है, निकालेंगे कैसे? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले Aij का माइनर निकालना पड़ेगा, और माइनर निकलने के बाद -1 टू द पावर i प्लस j Mij अगर आप कर देते हो तो ये आपका कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट Aij निकल गया। ठीक है, अब यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये -1 टू द पावर i प्लस j है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर C11 आपने निकाला तो i भी 1 है और j भी 1 है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस केस में आपके पास ये M11 आ गया, है ना। लेकिन वहीं अगर आप C12 निकाल रहे हो तो उस केस में ये सम आपका ऑड है, तो ये आपका -M12 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ये i प्लस j का सम अगर इवन हुआ तो आपका कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनर हो जाएगा, और अगर i प्लस j का सम अगर ऑड हुआ तो आपका कोफैक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनर होगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए मैं 3/3 डिटर्मिनेंट की बात करूं, ठीक है, एक 3/3 डिटर्मिनेंट की बात करूं, और यहां पे हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग पोजीशंस अगर मैं देखूं, ध्यान दीजिए, तो ये आपका 1 1 पोजीशन है। 1 1 पोजीशन में 1 और 1 दोनों का सम इवन आ गया, तो ये कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनर हो जाएगा। तो ये हमारा पॉजिटिव पोजीशन काउंट करेंगे हम लोग, क्योंकि यहां पे i प्लस j की वैल्यू क्या है? इवन है।
यहां पे i प्लस जे की वैल्यू ऑड है तो ये हो गया नेगेटिव, यहां पे i प्लस जे की वैल्यू इवन तो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, माइनर का साइन होता है। तो ये a11 यानी यहां पे कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनर होगा, और यहां अगर देखें तो a23 सम ऑड हो गया तो कोफैक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनर होगा। तो अगर इस तरीके से भी हम इसको याद रखें तो हमारे लिए काफी कन्वीनियंट हो जाएगा जब आगे हमें डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो जब हमने कोफैक्टर और माइनर डिफाइन कर लिया तो अब हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। देखिए 2/2 तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, 1/1 में तो प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर एक ही रो और एक ही कॉलम है तो आपके पास डिटर्मिनेंट अगर इस तरीके से है जिसमें एक ही एलिमेंट है, ठीक है, एक ही एलिमेंट है तो इसकी तो वैल्यू भाई आपके पास ए ही आ गई। ये डिटर्मिनेंट ही एक एलिमेंट से बना हुआ है। दो एलिमेंट है अगर, मतलब 4 एलिमेंट हैं यानी 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो ए बी और सी और डी अगर हम देखें, ठीक है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग अब समझिए इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू वैसे तो हमने बता दी थी कि a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी होता है, लेकिन अब जब हम ये बात पढ़ चुके हैं कि भाई वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, ठीक है, विद देयर करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, इसको 2/2 के डिटर्मिनेंट से पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं, फिर 3/3 में आराम से क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखिए तो ये a11 पोजीशन है, इसका कोफैक्टर ये पॉजिटिव पोजीशन है। अगर a का कोफैक्टर निकालना हो तो ये रो गया, ये कॉलम गया, बचा क्या, सिर्फ d। तो हमारे पास कोफैक्टर, चलिए मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं a11 a12 a21 a22 लिखता हूं। ठीक है, तो यहां पे c11 बताइए हमारा क्या होगा, c11 पॉजिटिव पोजीशन था तो c11 विल बी, मतलब कोफैक्टर ऑफ 11 a11 विल बी इक्वल टू माइनर ऑफ a11 विच इज a22। ठीक है, और कोफैक्टर ऑफ अगर a12 निकाले हमने यानी c12 तो ये नेगेटिव पोजीशन है, फिर ये रो गया ये कॉलम गया तो बचा हमारे पास a21, लेकिन नेगेटिव पोजीशन है तो इसका कोफैक्टर माइनस a21 हो जाएगा। ठीक है क्या, तो फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट्स का कोफैक्टर हमने निकाल लिया। अब स्टेटमेंट के हिसाब से जो क्लेम हमने किया है कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होनी चाहिए वो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर सम कर देंगे तो वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। तो यहां से वेरीफाई करते हैं, तो क्लेम के हिसाब से, इस क्लेम के हिसाब से हमारे पास जो, सपोज इसको मैं डेल्टा बोलूं, तो हमारे पास जो डेल्टा की वैल्यू होनी चाहिए थी इस क्लेम के हिसाब से वो होनी चाहिए थी a11 c11 प्लस a12 c12। ठीक है, अब देखिए तो c11 हमने निकाल रखा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, a11 इंटू a22 प्लस a12 इंटू c12। c12 कितना आया था, माइनस a21। यानी इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया a11 इंटू a22 माइनस a12 इंटू a21। अच्छा, यही डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है क्या, देखिए तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 2/2 डिटर्मिनेंट के लिए हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और अभी फिर से बता देते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होता है। ठीक है क्या, तो a11 इंटू a22 माइनस a21 इंटू a12 वही वैल्यू आई है। यानी जो क्लेम हमने किया था वो सही क्लेम किया था, वो गलत क्लेम नहीं था। ठीक है, तो ये बात अब हम गांठ बांध के याद रख लेंगे कि भाई डिटर्मिनेंट की जब भी हमें वैल्यू निकालनी हो, चाहे वो 2/2 डिटर्मिनेंट हो चाहे 3/3 डिटर्मिनेंट हो, वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक रो पकड़ लेंगे और उस रो के एलिमेंट्स का उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे।
या फिर कोई भी एक कॉलम पकड़ लेंगे, उस कॉलम के एलिमेंट्स का उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 3/3 के डिटर्मिनेंट की अगर हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट हमें ए दिया हुआ है इस तरीके से 3/3 डिटर्मिनेंट है, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है क्या, ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया। अब होगा क्या, देखिए ध्यान से, हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होनी चाहिए वो, अगर हम फर्स्ट रो के अबाउट ये डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करते हैं, फर्स्ट रो के अबाउट अगर हम डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू हो जानी चाहिए थी A11 इंटू इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C11 प्लस A12 इंटू C12 एंड प्लस A13 इंटू C13, ये वैल्यू होनी चाहिए। इसको अगर माइनर के फॉर्म में आप लिखना चाहें तो माइनर के फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, A11 C11 और M11 एक ही वैल्यू होती है, तो इंटू M11, C12 माइनस M12 के बराबर होता है, तो माइनस A12 और M12 एंड प्लस A13 इंटू M13, तो ये आपका कोफैक्टर या माइनर के फॉर्म में डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। अगर यहां पे वैल्यू आप एग्जैक्टली रखना चाहते हो तो रख दो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी A11, इसका माइनर, तो ये डिटर्मिनेंट होगा इसके करस्पॉन्डिंग, तो इसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस इज A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, ठीक है क्या, फिर माइनस ऑफ A12, इसको ऐसे भी याद रखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव पोजीशन होता है, हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, तो नेगेटिव पोजीशन मतलब माइनस ऑफ A12 और इसका माइनर, तो इसका माइनर क्या होगा, ये रो गया ये कॉलम गया, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, ठीक है क्या, ये हो गया। फिर A13 प्लस A13 और इसके करस्पॉन्डिंग का माइनर, ये रो गया ये कॉलम गया, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आपके पास हो जाएगा A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, तो ये हो गया आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू। इसको मैंने फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड किया है, आप किसी भी रो के अबाउट एक्सपैंड कर सकते हो या फिर किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर सकते हो, फाइनली जो वैल्यू आएगा वो हर बार सेम आएगा, ठीक है क्या। कुछ पॉइंट्स यहां पे हम याद रखेंगे कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ कोफैक्टर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम इज 0। यानी यहां बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट हो गया, क्या हुआ कि अगर किसी रो के एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करके अगर आप ऐड करोगे तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की मिलती है आपको, लेकिन कहीं किसी दूसरे कोफैक्टर, किसी दूसरे रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि आपने रो सेलेक्ट किया ये फर्स्ट और कोफैक्टर सेलेक्ट किए सेकंड रो के, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी यहां से कहने का मतलब यह है कि आपके पास, आपने रो फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया यानी A11, लेकिन कोफैक्टर आपने सेकंड रो का सिलेक्ट किया तो C21, ठीक है क्या, फिर प्लस A12, कोफैक्टर आपने सेकंड रो का सिलेक्ट किया यानी C22 एंड प्लस A13 इंटू C23, ये वैल्यू भाई आपकी 0 आएगी। सिमिलरली अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट को आपने थर्ड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो भी वैल्यू 0, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को सेकंड कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया, वैल्यू 0। समझ में आ रही बात? तो यानी अगर उसके किसी भी प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स को और कोई भी रो या कॉलम का हो,
किसी दूसरे रो के या कॉलम के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। हम चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए, ऐसे कैसे मान लें हम ये क्लेम, है ना, हमें तो पहले वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी तो हम मानेंगे। तो यहां पे हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, फॉर एग्जांपल 2/2 का एक डिटर्मिनेंट लिया, a11, a12, a21 और a22, और यहां से ये कॉन्सेप्ट हम वेरीफाई करेंगे कि भाई किसी एक रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे ना तो वैल्यू 0 आएगी। आइए देखते हैं। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, रो 1 का एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां हमने a11 ले लिया, लेकिन कोफैक्टर मैं रो 2 का ले रहा हूं, तो C21 प्लस a12 इंटू C22। अब हमें यह बताना है इस स्टेटमेंट के हिसाब से, इस स्टेटमेंट और क्लेम के हिसाब से हमारी ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं वैल्यू 0 हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये a11, C21 नेगेटिव पोजीशन है, ये रो गया, ये कॉलम गया, तो यहां पे इसका कोफैक्टर माइनस ऑफ a12 आएगा, तो माइनस ऑफ a12 आ गया, प्लस a12, C22 पॉजिटिव पोजीशन है, ये रो गया, ये कॉलम गया, तो इसका कोफैक्टर आ जाएगा a11, ये आ गया a11। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस ऑफ a11 इंटू a12 प्लस ऑफ a12 इंटू a11, और ये आ गया 0। यानी कहने का मतलब ये है कि जो क्लेम यहां पे किया गया था वो क्लेम बिल्कुल सही है कि किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये एकदम ध्यान से एकदम अंदर घुसा के रख लो, क्योंकि ये काफी आसान कर देगा आगे आने वाले आपके क्वेश्चंस और आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, ऑलराइट, तो चलिए, अब हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, एक बार अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, साथ साथ ये वीडियो के साथ डिटर्मिनेंट चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, तो तरीका ये होगा कि वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करिए। ठीक है, और देखिए कि जो आंसर आपने निकाला है, वीडियो को फिर से एक बार चला के देखिए कि क्या वही आंसर मैंने भी निकाला है। अगर दोनों का आंसर मैच होता है तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने जो सवाल किया है वो सही है, जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो सही है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्सपैंड करना है, ज्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे, हम सीधे सीधे फर्स्ट रो के अबाउट इसको एक्सपैंड कर देते हैं। अच्छी बात फर्स्ट रो के साथ ये है कि भाई इसमें एक ना एलिमेंट 0 भी है, मतलब एक लास्ट वाले के करस्पॉन्डिंग तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एलिमेंट खुद ही 0 है। तो इसका मतलब ये है कि हम ध्यान ये रखेंगे कि प्रेफरेबली अगर डिटर्मिनेंट को हमें एक्सपैंड करना है तो हम वो वाला रो या वो वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा जीरोज हो। ठीक है, तो आप चाहें तो यहां पे ना एक नोट करके लिख भी लें, ऑलवेज एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट about that row or column, that row or column having maximum number of zeros, maximum number of zeros। क्योंकि होगा क्या कि आपका कैलकुलेशन पार्ट बहुत कम हो जाएगा। तो हम डिटर्मिनेंट को हमेशा उस रो या उस कॉलम के अबाउट एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास फर्स्ट रो के अबाउट ही हमें एक 0 मिल रहा है, तो इसी के अबाउट एक्सपैंड कर लेते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, इसके करस्पॉन्डिंग का कोफैक्टर 1 इंटू -1, ठीक है, एंड माइनस ऑफ 5 इंटू 2, माइनस ऑफ 5 इंटू 2। ठीक है, -3, क्योंकि 3 यहां पे 1-2 पोजीशन है, नेगेटिव पोजीशन है, इसका कोफैक्टर हो जाएगा -2 इंटू -1, तो 2 हो गया, एंड माइनस ऑफ 6 इंटू 2, तो -12 हो गया। ठीक है,
फाइनली वैल्यू अगर हम निकालें तो ये -1 -10 -11, तो ये -22 हो गया, और यहां से आपके पास 10 बचेगा, -10 एंड इंटू -3 तो +3 30 हो गया। फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 8। वेरी सिंपल। आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कभी भी परेशानी होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ k इज इक्वल टू दिस, एक डिटर्मिनेंट है और ये इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 दी हुई है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, सिंपल तरीका, डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करके इक्वेशन बना लेंगे और फिर वहां से k की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहां कहीं भी 0 हमें दिख नहीं रहा है, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर दो। तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड कर देता हूं। तो यहां से आपका हो जाएगा k+3। ठीक है, इसका कोफैक्टर हो जाएगा दिस इंटू दिस तो -6, माइनस दिस इंटू दिस तो +3। ठीक है, फिर -1, इसका कोफैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज 9, माइनस ऑफ k इंटू 1 तो +k। ठीक है, और फिर आगे हो गया -2, इसका कोफैक्टर हुआ 3 इंटू -3 दैट इज -9, एंड माइनस ऑफ k इंटू -2 तो -2k। ठीक है, ये वैल्यू इक्वल टू 0 दी हुई है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, ये आपका -3 आ गया, तो -3 इंटू दिस आपका -3k -9 हो जाएगा। यहां से हुआ आपका -9 -k, और यहां से हो जाएगा +18 एंड +4k। ठीक है क्या, इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप देखते हो तो ये -9 और 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -3k और 4k कैंसिल आउट हो गया, यानी ये तो आपके पास इक्वेशन 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। यानी आपने डिटर्मिनेंट एक्सपैंड किया तो ये तो k की किसी भी वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि सब कट कुट के 0 हो गए। यानी दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ k। क्योंकि अगर आपने देखा तो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने के बाद ही इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ जा रही है, चाहे आप वहां पे k की कोई भी वैल्यू ले लो, k की 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो। तो यानी यहां ये इक्वेशन तो k की किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा। तो यहां से हमारा आंसर क्या हो गया, k बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। तो k बिलोंग्स टू r हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल वापस से उसी तरीके का, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इक्वल टू 0 दिया हुआ है, x की वैल्यू निकालनी है। तो डिटर्मिनेंट हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो यहां से एक्सपैंड करते हैं, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x, इसका कोफैक्टर हो गया -6 -4 तो -6 -4, फिर माइनस ऑफ -6 तो +6 हो जाएगा, इसका कोफैक्टर हो गया 4x -0 तो 4x। ठीक है, एंड +1, इसका कोफैक्टर हो जाएगा 2x -0 2x, एंड दिस इज गिवन एज 0। तो यहां से देखिए ये वैल्यू हो गई -10, तो यहां से हो गया -10x, फिर 24x, है ना, 24x, और फिर यहां से आपकी वैल्यू आ गई +2x इज इक्वल टू 0। तो ये तो भाई x से इंडिपेंडेंट तो आया ही नहीं कुछ भी, है ना, x से इंडिपेंडेंट तो आया ही नहीं। तो यहाँ पे 24 + 2 26, तो 16x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसके करेस्पॉन्डिंग तो आपका आंसर x इज इक्वल टू 0 ही आएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, x का कोफैक्टर हो जाएगा -6 -4 तो -10, तो ये बन के -10x हो गया। फिर -6 टाइम्स ये कोफैक्टर आएगा आपका 2x इंटू 2 दैट इज 4x, और माइनस ऑफ 0 तो 4x ही रह गया। फिर 1 के करेस्पॉन्डिंग 2x -3, बिल्कुल सही है। तो x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली आंसर। वैसे भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0 अगर हमने यहाँ पे डाला तो ये एलिमेंट भी 0 हो जाएगा, ये एलिमेंट भी 0 हो जाएगा, और तीसरा एलिमेंट तो 0 दिया ही हुआ है। यानी अगर आप फर्स्ट कॉलम के अबाउट इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करोगे तो आंसर तो आपका वैसे ही 0 आना है। ठीक है, तो हमने एक बार ये डाल के वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा जो x इज इक्वल टू 0 आंसर आया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग हमारा पहला कॉलम जो है उसके सारे एलिमेंट्स 0 हो जा रहे हैं।
तो अगर एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए तो उस कॉलम के अबाउट अगर डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करोगे तो वैल्यू जीरो ही आएगी। ठीक है,